नमस्कार, आदाब, जय भीम, सत श्री अकाल। मैं हूँ माजिद सिद्दीकी और आप देख रहे हैं फोकस हिंदुस्तान न्यूज़ चैनल। आज की ख़ास खबरें सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। फिर आऊँगा एक ताज़ा खबर को लेकर माजिद सिद्दीकी। शराब नीति केस में केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। वकील बोले सीबीआई ने इसलिए गिरफ्तार किया ताकि केजरीवाल जेल से बाहर ना आ पाए। केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने सुप्रीम कोर्ट में दी दलील। कहा केजरीवाल समाज के लिए खतरा नहीं है, कोई कट्टर अपराधी नहीं है, उनके विदेश भागने का खतरा भी नहीं। महाराष्ट्र दौरे पर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे। नांदेड़ में दिवंगत कांग्रेस सांसद के परिवार से की मुलाकात। महाराष्ट्र में शिवाजी महाराज की प्रतिमा बनाने वाला मूर्तिकार गिरफ्तार, 10 दिन से था फरार। उद्धव गुट बोला वो अंडरवर्ल्ड डॉन नहीं, इतने दिन क्यों लगे। शिवसेना यूबीडी सांसद संजय राउत ने महायुति सरकार पर बोला हमला। कहा हमारा पहला काम है इस भ्रष्ट सरकार को हटाना। हरियाणा में बीजेपी की पहली लिस्ट जारी, 67 नामों का ऐलान। सीएम लाडवा से लड़ेंगे चुनाव। राम रहीम को 6 बार पैरोल, फरलो देने वाले पूर्व जेलर को भी दिया टिकट। हरियाणा में उम्मीदवारों की लिस्ट के बाद बीजेपी में मचा हड़कंप, 10 नेताओं ने दिया इस्तीफा। नाराजगी के बाद बैठकों का दौर भी जारी। कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत का बड़ा दावा, करनाल से भाग गए सीएम सैनी। कहा प्रदेश कार्यकारिणी से इस्तीफों की भरमार हो रही है। कोलकाता केस में पीड़िता के पिता का बड़ा बयान, बोले बेटी की बॉडी देते वक्त पुलिस ने ऑफर किए पैसे। पुलिस केस दबाने की कर रही है कोशिश। तेजस्वी यादव का एनडीए सरकार पर हमला। कहा बीजेपी जेडीयू की सरकार में अपराधियों का हो जाता है बोलबाला। बिहार में अपराधियों का ही हुक्म चलता है। भारत में कई सिंगापुर बनाना चाहता हूं, सिंगापुर में बोले पीएम मोदी। दोनों देशों के बीच सेमीकंडक्टर डिजाइनिंग और मैन्युफैक्चरिंग समेत कई समझौते। पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश, ईश निंदा के आरोप में हिंदू युवक की जान लेने की कोशिश। पुलिस स्टेशन में घुसकर हमला। मंगोलिया को घातक हथियार से लेकर सैन्य ट्रेनिंग तक देगा रूस। राष्ट्रपति पुतिन का बड़ा ऐलान, चीन को लगा झटका। कनाडाई पीएम जस्टिन ट्रूडो को लगा जोरदार झटका। खालिस्तान समर्थक एनडीपी ने सरकार से वापस लिया समर्थन। चुनाव से 1 साल पहले ही गिर सकती है ट्रूडो सरकार। आर्थिक संकट में घिरे डोनाल्ड ट्रंप, कंपनी के शेयरों में भारी गिरावट। राष्ट्रपति चुनाव में कमला हैरिस की मजबूत स्थिति बनी वजह। 5 महीने के शीर्ष पर पहुंची सेवा क्षेत्र की वृद्धि। कंपनियों को नए ऑर्डर मिलने और सकारात्मक मांग से आई तेजी। भारत के विकास दर पर आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास का बयान, विकास दर पर ग्लोबल एजेंसियों के अनुमान से मेल खा रही हमारी धारणा। पेरिस पैरालंपिक में भारत का क्लब थ्रो में डबल धमाका। धर्मवीर ने जीता गोल्ड, प्रणव सूरमा को सिल्वर। कुल मेडल हुए 24। तू मेरे प्रोटेक्शन में है के साथ जारी हुआ जिगरा का नया पोस्टर। आलिया के बाद सामने आया वेदांग का लुक। 11 अक्टूबर को रिलीज होगी फिल्म। कॉल मी बे की स्क्रीनिंग में साथ घूमते दिखे सुहाना और अगस्त्य। यूजर्स बोले बहुत क्यूट जोड़ी। सोशल मीडिया पर इस वक्त जौनपुर के बीजेपी मंत्री और एक मीडिया कर्मी में तीखी बहस का वीडियो खूब वायरल हो रहा है। दरअसल जौनपुर में विकास को लेकर सवाल पूछने पर योगी के मंत्री गिरीश यादव मीडिया कर्मी पर भड़क गए। मंत्री गिरीश यादव मीडिया कर्मी से कहने लगे 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए, इतना कोई नहीं करा सकता है। तुम कौन तुमको? मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे आप मंत्री हो किस तरह आप मंत्री हो किस तरह की इस्तेमाल किया? दरअसल शहर के एक होटल में बुधवार सुबह 11 बजे बीजेपी सदस्यता अभियान कार्यक्रम चल रहा था। इसमें राज्य मंत्री गिरीश यादव, पूर्व गृह राज्य मंत्री कृपा शंकर सिंह समेत बीजेपी के कई पदाधिकारी मौजूद थे। मीडिया कर्मियों को भी बुलाया गया था।
इस दौरान राज्य मंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी एक मीडिया कर्मी ने उनसे सवाल पूछा, एसटीपी परियोजना के तहत आपने कितने विकास करवाए? शीतला चौकिया धाम में क्या विकास हुआ? शहर में विकास के लिए जो योजनाएं आई हैं वो कौन सी हैं? जिसके जवाब में मंत्री ने कहा, आजादी के बाद से जितना विकास का कार्य हमने करवाया है उतना किसी ने नहीं करवाया। बहुत विकास किया, कितना गिनाएं? इस पर मीडिया कर्मी ने कहा, जिले में जितनी भी योजनाएं चल रही हैं सब भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ रही हैं। ये सुनते ही राज्य मंत्री भड़क गए। मीडिया कर्मी के सवाल में मंत्री जी इतना आग बबूला हो गए कि कुछ देखे समझे बिना ही मीडिया कर्मी पर बरस पड़े और कहने लगे, 2 मिनट में ठीक कर दूंगा, बहुत ज्यादा सवाल करते हो, बहुत विकास चाहिए, इतना कोई नहीं करा सकता है। ये सुनकर मीडिया कर्मी को भी गुस्सा आ गया और उसने भी मंत्री जी को सुनाते हुए कहा, विकास कार्यों के बारे में तो आपको बताना ही पड़ेगा। हाँ, पता है कितना विकास कार्य कराया है, बहुत देखे आप जैसे मंत्री, मैं आपको ठीक कर दूंगा। तुम कौन तुमको? मैं ठीक कर दूंगा तुमको। अरे आप मंत्री हो किस तरह की आप मंत्री हो किस तरह की शब्दों का इस्तेमाल किया? क्यों नहीं सवाल भाग जिंदगी में कोई नहीं करा सकता। जबलपुर में विकास कर रहे हो, आप जैसे मंत्री बहुत देखे आप जैसे मंत्री, आप भ्रष्टाचार में अखंड डूबे हैं, सब लोग बतियाएंगे। जिसके बाद ये बहस इतनी बढ़ गई कि लोगों को बीच बचाव करने आना पड़ा। आपको बता दें कि राज्य मंत्री गिरीश यादव जौनपुर के सैदपुर पनियरिया गांव के रहने वाले हैं। पेशे से वकील गिरीश यादव को 2017 में बीजेपी ने जौनपुर की सदर विधानसभा सीट से उम्मीदवार बनाया था। 2022 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने फिर से गिरीश को मैदान में उतारा। वो फिर से विधायक बने और यूपी 2.0 में खेल राज्य मंत्री रहे। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सुप्रीम कोर्ट से कड़ी फटकार लगी है। कोर्ट ने धामी सरकार के आईएफएस अफसर राहुल को उत्तराखंड के राजाजी टाइगर रिजर्व का डायरेक्टर बनाने के फैसले पर कड़ी नाराजगी जताई है। सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सीएम के फैसले पर सवाल उठाते हुए कहा कि जिस अफसर को पेड़ों की अवैध कटाई के केस में जिम कॉर्बेट टाइगर रिजर्व से हटाया गया, उसे रिजर्व का डायरेक्टर क्यों बना दिया? धामी मुख्यमंत्री हैं तो क्या कुछ भी करेंगे? मुख्यमंत्री राजा नहीं होते। कोर्ट ने कहा कि हम सामंती युग में नहीं हैं कि जैसा राजा जी बोले वैसा ही होगा। दरअसल राहुल जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में पेड़ों की अवैध कटाई में कथित संलिप्तता के लिए सीबीआई जांच का सामना कर रही है और ये मामला सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है। मामले में सुप्रीम कोर्ट पहले भी राज्य सरकार के वन मंत्री और आरोपी वन अधिकारियों को फटकार लगाते हुए कह चुका है कि आप लोगों ने सार्वजनिक विश्वास के सिद्धांत को कूड़ेदान में फेंक दिया है और अब सीएम धामी ने उन्हें ही डायरेक्टर नियुक्त कर दिया। हालांकि सरकार की तरफ से पेश वकील ने दलील दी कि नियुक्ति आदेश 3 सितंबर को वापस ले लिया गया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सारी दलीलों को किनारे करते हुए सवाल किया कि मुख्यमंत्री को अधिकारी से विशेष लगाव क्यों है। कोर्ट ने कहा कि भ्रष्टाचार के आरोपी अधिकारी को निलंबित करने के बजाय उसका दूसरी जगह ट्रांसफर कर देना कतई उचित कदम नहीं है। सेबी की चीफ माधवीपुरी बुच के खिलाफ सेबी अधिकारियों ने वित्त मंत्रालय को कॉल फॉर रिस्पेक्ट टाइटल के साथ एक चिट्ठी लिखी है। इस चिट्ठी में सेबी चीफ के तानाशाही रवैये को लेकर शिकायत की है। अधिकारियों को कहना है कि सेबी प्रमुख की बैठकों में चिल्लाना, डांटना और सार्वजनिक रूप से अपमानित करना आम बात हो गई है। उन्होंने बुच पर टॉक्सिक वर्क कल्चर को बढ़ावा देने के आरोप लगाए हैं। सेबी अधिकारियों ने अपनी परेशानियां जाहिर करते हुए बताया कि इस माहौल के कारण उनकी मेंटल हेल्थ काफी डिस्टर्ब हो गई है। उन्होंने पहले भी इसकी शिकायत की है, लेकिन इसकी कोई सुनवाई नहीं हुई, जिसके बाद अब उन्होंने वित्त मंत्रालय से गुहार लगाई है। 5 पन्नों के इस चिट्ठी में सेबी के ग्रुप ए के आधे से अधिक अधिकारियों के यानी लगभग 500 लोगों के हस्ताक्षर हैं। ये पत्र ऐसे वक्त पर सामने आया है जब सेबी चीफ पहले से ही अडानी घोटाले को लेकर आरोपों से घिरी हुई हैं। कांग्रेस ने भी उन पर सेबी प्रमुख रहते हुए आईसीआईसीआई बैंक से वेतन लेने के आरोप लगाए हैं। तो पूर्व बीजेपी सांसद और जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस के चेयरमैन सुभाष चंद्र ने भी सेबी चेयरपर्सन माधवीपुरी बुच पर पक्षपात, भ्रष्टाचार और अनैतिक व्यवहार का आरोप लगाया है।
देखा जाए तो माधवीपुरी बुच चौतरफा घिर गई है। तो सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर सरकार ने किस आधार पर ये नियुक्ति की है। क्या मोदी सरकार को इस बारे में कोई जानकारी नहीं थी? हिमाचल प्रदेश में अब विधायकों के लिए दल बदलने का फैसला लेना आसान नहीं होने वाला है। प्रदेश की सरकार ने एक ऐसा बिल पारित कर दिया है जिससे दल बदलने वाले विधायकों के लिए मुसीबत खड़ी हो जाएगी। इस विधेयक में यह है कि दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य ठहराए गए सदस्यों की पेंशन रोक दी जाएगी। इस विधेयक के दायरे में इस साल कांग्रेस से बागी होने वाले 6 विधायक भी आएंगे जिन्होंने सुक्खू सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था और पार्टी छोड़कर बीजेपी में शामिल हो गए थे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बीते दिनों हिमाचल प्रदेश विधानसभा संशोधन विधेयक 2024 पेश किया था और कहा था कि बिल का अहम मकसद विधायकों की पेंशन बंद करके उन्हें दल बदल करने से रोकना है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा सदस्यों की भत्ते और पेंशन संशोधन विधेयक 2024 के मुताबिक अगर कोई व्यक्ति संविधान की 10वीं अनुसूची दल बदल विरोधी कानून के तहत किसी भी समय अयोग्य ठहराया गया है तो वो अधिनियम के तहत पेंशन का हकदार नहीं होगा। अब तक अधिनियम की धारा 6B के तहत 5 साल तक की अवधि तक सेवा करने वाले प्रत्येक विधायक को 36,000 रुपए प्रति माह पेंशन का हकदार माना जाता है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा में पास किए बिल के पीछे अहम वजह पिछले दिनों कांग्रेस विधायकों के दल बदल को देखा जा रहा है। 6 कांग्रेस विधायकों सुधीर शर्मा, रवि ठाकुर, राजेंद्र राणा, इंद्र दत्त लखनपाल, चैतन्य शर्मा और देवेंद्र कुमार को इस साल फरवरी में दल बदल विरोधी कानून के तहत अयोग्य घोषित कर दिया गया था क्योंकि उन्होंने 2024-25 के बजट पारित होने और कटौती प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान सदन से अनुपस्थित रहकर पार्टी व्हिप का उल्लंघन किया था। हिमाचल प्रदेश की खराब अर्थव्यवस्था इन दिनों एक बड़ा मुद्दा है। सत्ता पक्ष अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए वित्तीय अनुशासन के कड़े फैसले लेने की बात कर रहा है तो विपक्ष राज्य सरकार पर वित्तीय कुप्रबंधन के आरोप लगा रहा है। ऐसा हिमाचल के इतिहास में पहली बार हो रहा है कि वेतन 5 तारीख और पेंशन 10 तारीख को देने की स्थिति पैदा हुई है। खुद मुख्यमंत्री ने कहा कि बाजार से कर्ज उठाने की सीमा 2317 करोड़ रुपए ही रह गई है। कर्ज के अनावश्यक ब्याज से बचने के लिए वेतन और पेंशन को थोड़े समय तक रोकना पड़ा है। पिछली देनदारियों को निपटाने के लिए कर्ज पर कर्ज लेना सरकार की परंपरागत मजबूरी बन गया है। सुक्खू सरकार को सत्ता में आए हुए अभी बस 20 महीने ही हुए हैं पर इसे बड़ी आर्थिक तंगहाली से जूझना पड़ रहा है। ऐसे में फिलहाल दल बदल करने वाले बागियों के खिलाफ ऐसा कानून लाकर सरकार ने एक तीर से 2 निशाने साधे हैं ताकि इससे ऐसे विधायकों को दिया जाने वाला पेंशन भी बच सके, वो भी ऐसे वक्त में जब हिमाचल पहले से ही कर्ज में डूबा हुआ है। और सबसे बड़ी बात, इस कानून के चलते अब विधायकों में भी एक तरीके से खौफ रहे। दोनों ही तरीके से सुक्खू सरकार का ही फायदा होना है। अस्सलाम वालेकुम, मैं एडवोकेट खुर्शीद आलम इस मुल्क के उन 20 करोड़ मुसलमानों के लिए वीडियो बना रहा हूं जो बड़ी चैन की नींद सो रहे हैं। वो चैन की नींद सो रहे हैं और उनके दरवाजे पर एक मुसीबत आकर खड़ी हो गई है। इस बार ये मुसीबत वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 की शक्ल में आया है। बीजेपी गवर्नमेंट ने पार्लियामेंट में मौजूदा वक्फ एक्ट में बदलाव करने के लिए ये बिल पेश किया है। क्या हो जाएगा अगर ये बिल पेश हो गया तो? क्या हो जाएगा अगर ये बिल एक कानून बन गया तो? अगर ये बिल कानून बन जाता है तो आप ये यकीन कीजिए कि मुसलमानों की जो वक्फ जायदाद है, वक्फुल्लाह, ऐसी जायदाद जो उनके पूर्वजों ने अल्लाह के राह में दे दिया, उस जायदाद से, उस मिल्कियत से लोगों का भला हो, इस कौम का भला हो, इस देश का भला हो, ऐसे जायदाद पर सरकार की नजर है। इस बिल के कानून बनने के बाद हमारी हजारों लाखों मस्जिदें, हमारे खानकाहें, हमारे मदारिस, हमारी कब्रिस्तान है और बहुत सारे जो मिली तंजीमें हैं उनकी जायदाद को आसानी से सरकार हड़प लेगी। ये पहली बार नहीं है कि बीजेपी की केंद्र सरकार ने मुसलमानों को परेशान करने के लिए एक ऐसा बिल पेश किया है। इससे पहले बेशुमार बिल पेश किए जा चुके और वो आसानी से कानून में बन गया, लेकिन मुसलमान कुछ नहीं कर पाए। खुशी की बात यह है कि इस बार इस बिल को कानून बनने से हम रोक सकते हैं। जब ये बिल पार्लियामेंट में पास किया गया तब अपोजिशन ने बहुत ही जबरदस्त तरीके से इसे रोकने की कोशिश की, जिसके नतीजे में इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में रिकमेंड कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि ये बिल कानून बनने से रुक गया है, बल्कि एक छोटा सा पॉज लगा है। अब हम इसे कानून बनने से कैसे रोक सकते हैं? ऐसी सूरत में एक आम आदमी क्या कर सकता है? जिस तरीके से डेमोक्रेसी में हर एक वोट की कीमत है, उसी तरीके से इस पूरे मामले में हर एक आम आदमी की राय की कीमत है।
जब इस बिल को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के सामने पेश किया गया है तो ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने आम आदमी से राय मांगी है। जो काम भाजपा सरकार को, बीजेपी गवर्नमेंट को पहले करना चाहिए था, सारे स्टेक होल्डर्स की राय लेनी चाहिए थी, जिनके वो दावा करते हैं कि इनकी भलाई के लिए बिल लाया जा रहा है, हकीकत में वो हमारी जड़ों को काटने में लगे हुए हैं। ऐसी सूरत में जब आपके सामने एक नोटिस आया हुआ है, 13 सितंबर तक आपको अपनी राय देनी है, क्या 20 करोड़ मुसलमान में से 50 लाख भी ऐसे नहीं हैं जो अपनी राय को ईमेल के जरिए, खतों के जरिए, एक डेलीगेशन के जरिए ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुंचा सकें? हम जानते हैं कि ये पूरा काम बहुत ही टायरिंग है। आप कैसे एक मेल को बनाएंगे, किस तरह से अपनी बात को रखेंगे, हमने आपके काम को बहुत ही आसान कर दिया है। हमारे पास एक खाका तैयार है। उस खाका में हम क्या कहना चाहते हैं सरकार से, हम क्या कहना चाहते हैं ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से, वो सारी चीजें लिखी हुई हैं। सिर्फ आप स्क्रीन पे दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए या फिर लिंक को फॉलो कीजिए और ये लिंक आपको आपके ईमेल बॉक्स तक ले जाएगा। वहां से आप बड़ी आसानी के साथ मेल भेज सकते हैं, अपने एहतजाज को, अपनी राय को दर्ज कर सकते हैं। 20 करोड़ में से 50 लाख ये काफी होगा इस बिल को यही खत्म करने के लिए। हमें मांग करनी है पूरे बिल की रिजेक्शन की, न सिर्फ एक क्लॉज, न कि 2 क्लॉज, बल्कि पूरा का पूरा बिल। जब JPC ने नोटिस जारी किया तब बहुत सारी ऐसी तंजीमें हैं, बहुत सारे ऐसे इदारे हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिन्होंने क्लॉज की आपत्ति जाहिर की, क्लॉज में कमियां ढूंढी, लेकिन हम पूरे बिल को रिजेक्ट करने की मांग करते हैं। और ऐसी मांग क्यों करते हैं? क्योंकि यहाँ पे सवाल है लेजिस्लेचर के इंटेंट की। इससे पहले जितनी भी हिस्ट्री देखी जाए, वो चाहे ट्रिपल तलाक बिल हो या फिर वो सिटीजन अमेंडमेंट बिल हो, एंटी कन्वर्जन बिल हो, सब के सब बिल में लेजिस्लेचर के इंटेंट पे बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हो चुका है। इस बार हम इस पूरे बिल को नकारते हैं, रिजेक्ट करते हैं। एक तारीखी मस्जिद के गिरने का गम हम आज तक अपने सीने में लिए बैठे हैं और अगर ये बिल पास हो जाता है तो आप अंदाजा भी नहीं कर सकते हैं कि कितनी मस्जिदें, कितने मदारिस, कितने खानकाहें और कितनी कब्रस्तानें हमारे हाथों से निकल जाएगी और हम कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए आप दिए हुए QR कोड को स्कैन कीजिए, उसमें जो खाका बना हुआ है उसको आप ज्यादा से ज्यादा तादाद में शेयर कीजिए, अपनी राय को ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी तक पहुँचाइए ताकि इस बिल को पास होने से रोका जा सके। और मेरी इस वीडियो को अपने ज्यादा से ज्यादा साथियों तक शेयर कीजिए ताकि ये पैगाम भारत के हर कोने तक पहुंच जाए। पंद्रह अगस्त 2006 को सहारनपुर में जन्मे मोहम्मद अमान के पिता मेहताब खान एक ट्रक ड्राइवर थे। 4 भाई बहनों में अमान सबसे बड़े हैं। बेहद गरीबी और अभाव में बचपन गुजारते हुए अमन ने 5 साल की उम्र में ही हाथ में बल्ला थाम लिया था। हालांकि पिता चाहते थे कि अमान पढ़ लिख कर अपना करियर बनाए, लेकिन अमान को बचपन से ही जिद थी कि बनूंगा तो क्रिकेटर ही बनूंगा। पिता मेहताब को बिल्कुल पसंद नहीं था कि अमान क्रिकेट खेले, क्योंकि उन्हें लगता था कि क्रिकेट अमीरों का खेल है, इसमें गरीबों का कुछ नहीं हो सकता। लेकिन अमान ने कड़ी मेहनत और लगन से अपने पिता की इस सोच को बदल कर दिखा दिया और क्रिकेट में झंडे गाड़ दिए। अमान की कहानी बहुत भावुक कर देने वाली है। जब अमान सिर्फ 16 साल के थे तब उनके सर से माता और पिता दोनों का साया छिन गया। जब वो सिर्फ 14 साल के थे तब साल 2020 में कोविड-19 महामारी के दौरान उनकी मां चल बसी और फिर 2 साल बाद जब वो 16 साल के थे तब 2022 में पिता का भी लंबी बीमारी के बाद इंतकाल हो गया। यहाँ से अमान के पास सिर्फ 2 विकल्प मौजूद थे, या तो वो क्रिकेट खेलना जारी रखें या अपना सपना छोड़ दें और छोटी मोटी नौकरी तलाश कर अपने छोटे भाई बहनों को पालें। अमान ने हार नहीं मानी और क्रिकेट को चुना। 18 साल की उम्र में उन्हें इसका सबसे बड़ा फल भी मिल गया। उन्हें भारतीय अंडर 19 टीम का कप्तान बना दिया गया है। अमान की जिंदगी कितने संघर्षों भरी रही है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमान को कई रातों भूखे पेट सोना पड़ा था। अमान उससे याद करते हुए कहते हैं, मैं कई रातों भूखा सोया हूँ, भूख से बड़ा कुछ नहीं। मैं अब कभी भी अपना खाना बर्बाद नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है कि इससे कमाना कितना मुश्किल होता है। एक वक्त ऐसा भी आया था जब अमान ने क्रिकेट छोड़ने तक का मन बना लिया था। एक इंटरव्यू में खुद अमान बताते हैं, जब मैंने अपने पिता को खोया तो मुझे ऐसा लगा जैसे मैं एक ही दिन में अचानक से बड़ा हो गया हूँ। मैं परिवार का मुखिया बन गया था। मुझे अपनी छोटी बहन और 2 भाइयों की देखभाल करनी थी। मैंने खुद से कहा कि मुझे क्रिकेट छोड़ देना चाहिए और मैंने सहारनपुर में नौकरी भी तलाशी, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। हालांकि कुछ लोग चाहते थे कि मैं अपना खेल जारी रखूं और मदद करने को तैयार थे।
अमान अपने संघर्ष भरे दिनों को याद करते हुए ये भी बताते हैं कि क्यों ट्रेन के जनरल डिब्बे में वो कई सालों तक टॉयलेट के पास बैठकर सफर करते थे। अमान ने कहा, कानपुर में यूपीसीए के एज ग्रुप के ट्रायल होते थे। मैं ट्रेन से जनरल डिब्बे में यात्रा करता था। ट्रेन में मैं टॉयलेट के पास बैठता था क्योंकि वहाँ भीड़ बहुत होती थी। अब जब मैं फ्लाइट से यात्रा करता हूँ और किसी अच्छे होटल में ठहरता हूँ तो मैं बस भगवान का शुक्रिया अदा करता हूँ। अमान के कोच राजीव गोयल उस वक्त को याद करते हुए बताते हैं कि कैसे अमान हताश होकर अपने परिवार की मदद के लिए नौकरी की तलाश में उनके पास पहुंचे थे। गोयल कहते हैं, अमान ने मुझसे कहा कि कोई कपड़े की दुकान में नौकरी लगवा दो, घर में पैसे नहीं है। मैंने उन्हें अपनी एकेडमी में आने और युवा खिलाड़ियों को कोचिंग देने के लिए कहा। मैं जो भी कर सकता था मैंने किया, इसलिए वो रोजाना 8 घंटे मैदान पर रहते थे। ये उनकी कड़ी मेहनत है जिसका उन्हें फल मिला है। अमान के क्रिकेट करियर की शुरुआत सहारनपुर के भूतेश्वर क्रिकेट ग्राउंड से हुई, जहां राजीव गोयल से उन्होंने क्रिकेट की शुरुआती कोचिंग ली। एसोसिएशन के चेयरमैन मोहम्मद अकरम ने अमान की प्रतिभा को भांपते हुए उनका बहुत साथ दिया और अच्छी ट्रेनिंग के लिए उन्हें बाहर भेजा। नतीजा ये हुआ कि अमान एक शानदार बैट्समैन बन गए और यूपी का नाम रोशन करने लगे। सहारनपुर के एक छोटे से गांव की गलियों से खेलते हुए अंडर 19 टीम इंडिया तक का सफर अमान ने कैसे तय किया, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। वीनू मांकड़ ट्रॉफी में यूपी अंडर 19 के लिए अमान 8 पारियों में 363 रन बनाकर सुर्खियों में आए थे, जिसमें उन्होंने 4 अर्धशतक ठोके थे। इसके बाद उनका सिलेक्शन अंडर 19 चैलेंजर ट्रॉफी में हो गया और यहाँ पर भी उन्होंने बल्ले से तूफान मचा दिया। 98 की गजब की औसत के साथ उन्होंने 294 रन बनाकर दूसरे सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज बन गए। चैलेंजर ट्रॉफी में 2 शतक ठोककर उन्होंने तहलका मचा दिया। इसके बाद उनका सिलेक्शन एशिया कप के लिए अंडर 19 टीम में हो गया। अमान दक्षिण अफ्रीका में खेले गए अंडर 19 विश्व कप के लिए स्टैंड बाई खिलाड़ी के तौर पर भी सेलेक्ट किए गए थे और इसके बाद अमान की जिंदगी का सबसे बड़ा दिन आया जब 31 अगस्त 2024 को भारतीय अंडर 19 के वो कप्तान बना दिए गए। अब अमान की कप्तानी में टीम इंडिया ऑस्ट्रेलिया अंडर 19 टीम के साथ पुडुचेरी में वनडे सीरीज खेलेगी। अमान की कहानी को देखकर एक ही शेर याद आता है कि मंजिलें उन्हीं को मिलती हैं जिनके इरादों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो जाए तो आपको क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। सबसे पहले इंसोमेनिया, नींद ना आना, स्लीपिंग डिसऑर्डर, इंसान सारी रात करवटें बदलता है, नींद नहीं आती, स्ट्रेस लेवल, एंजाइटी बढ़ जाती है इससे, क्योंकि कोर्टिसोल हार्मोन को रोकने में मदद करता है। और अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो कोर्टिसोल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रेस और एंजाइटी हो जाती है। मूड स्विंग्स, इंसान को पता नहीं चलता उसके मूड स्विंग्स होते हैं, थोड़ी थोड़ी देर में गुस्सा आना, थोड़ी थोड़ी देर में चिड़चिड़ापन होना, क्योंकि ये सेरोटोनिन हार्मोन को बढ़ने में मदद करता है। अगर आपकी बॉडी में लेस मैग्नीशियम इज इक्वल टू लेस सेरोटोनिन, और सेरोटोनिन हैप्पीनेस का हार्मोन है। अलावा इसके ये फटीग को भी कम करता था। अगर आपकी बॉडी में मिनरल डेफिशिएट है, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम नहीं है तो आपको थकावट बहुत जल्दी फील होगी, जरा सा काम करती है आपकी बॉडी थक जाएगी। पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, ये डाइजेस्टिव सिस्टम को भी मैनेज करने में बड़ा शानदार रोल प्ले करता है, और अगर इसकी डेफिशिएंसी है तो कॉन्स्टिपेशन, डायरिया जैसी प्रॉब्लम हो जाती है। माइग्रेन बहुत खतरनाक प्रॉब्लम है। माइग्रेन अगर डेफिशिएट है आपकी बॉडी मैग्नीशियम से तो आपको माइग्रेन की प्रॉब्लम भी हो सकती है। ब्लड प्रेशर, अगर आपकी बॉडी में मैग्नीशियम कम है तो आपको ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम हो सकती है। इरेगुलर हार्ट बीट, ये हार्ट बीट का बढ़ जाना, कम हो जाना, बढ़ जाना, कम हो जाना, मैग्नीशियम डेफिशिएट होने की निशानी है। ऑस्टियोपोरोसिस, बोन हेल्थ वीक हो जाती है, क्योंकि आपकी बॉडी का 60% जो मैग्नीशियम है वो आपकी बोन्स के अंदर होता है। अगर आप बाहर से मैग्नीशियम नहीं ले रहे हैं तो आपकी बॉडी जो है वो हड्डियों में से लेना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस की प्रॉब्लम भी हो सकती है, आपकी हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। और मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्प, नस पे नस का चढ़ जाना, मसल्स पे अकड़ जाना, बिल्कुल चलना मुश्किल हो जाता है। तो मसल क्रैम्पिंग भी तभी होती है जब आपकी बॉडी में मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो। और दोस्त, हमारे यहाँ 90% से ज्यादा लोग मैग्नीशियम डेफिशिएंसी के शिकार हैं। कहां से मिलेगा मैग्नीशियम, कितनी मात्रा में लें, किस क्वालिटी का लें? तो उसका जवाब है वेस्टीज प्राइम CMD। इसके अंदर आपको भरपूर मात्रा में मैग्नीशियम मिलेगा, आपकी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। थैंक यू सो मच। दर्शकों, देख लिया आपने हमारे वीडियो को। हमें खुशी होगी कि आपने हमारे न्यूज़ को लाइक किया
और दूसरों को शेयर किया। अगर अभी तक हमारे चैनल फोकस हिंदुस्तान को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। हम हाजिर हैं खबर के लिए।